हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, यूनिट 3, चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। आज हम लोग का लास्ट लेक्चर रहेगा। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। यूनिट ख़त्म नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यूनिट ख़त्म नहीं होगा, चैप्टर ख़त्म होंगे। इसमें हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ने हैं। काफ़ी बड़ा यूनिट है, 23 नंबर का आता है। तो और ये हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहा हूँ तो और बड़े हो जाएंगे। पीडीएफ वाले नोट से तो छोटे थे, तो हम लोग को डिटेल में पढ़ लेना है ना, इसीलिए थोड़ा सा हैंड रिटन नोट से कर दिया। तो पहला चैप्टर प्रोडक्शन जो आज ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट लगा लेंगे। उसके बाद सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई करना होगा मार्केट में। उसके बाद हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, रेवेन्यू चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, कहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, प्रोडक्शन किया लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जैसे कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ था। तो छोटे छोटे चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा यही था। इसके बाद सप्लाई थोड़ा सा बड़े होंगे। तो आज ख़त्म करते हैं इसको। चलिए, लास्ट टॉपिक बच चुका था वीवीआर टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे, रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी और एपी, उसको देख लिए थे। तो डायरेक्ट चलते हैं जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे से। ये सब हो चुका था, रिलेशन हो गए थे। इसको जो पढ़ाने के बाद आप घर पे पढ़िएगा नोट्स को, ऐसा नहीं कि पढ़ लिए बस हो गया, खुद से पढ़ना है। ये सब लॉ को एक्सप्लेन कर लिए थे ना। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल, फैक्टर तो हो गया, स्केल लॉन्ग रन में पढ़ना होगा। फैक्टर तो हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिमिलर है, इसी मॉडर्न लॉ है वो। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए जो स्केल था ना, सॉरी, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, जिसमें हम लोग देखे थे कांस्टेंट फैक्टर। उसके बाद देखे थे क्या, 3 फैक्टर देखे थे, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तीनों फैक्टर देखे थे ना। तो उसी का यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो तीनों सेम ही है, तीनों शॉर्ट रन में आते हैं। मतलब फर्स्ट ला है, अब इसी के ऊपर 3 ऊपर देखें तो दोनों सेम है। ये आपका मॉडर्न फॉर्म हो गया, वो आपका पहले का फॉर्म हो गया। तो लास्ट हम लोग का आई थिंक वीडियो चल रहा है ना, चलिए सब कुछ ठीक है। स्टेज के बारे में पढ़ना था, जो हमेशा पूछता है कि प्रोड्यूसर किस स्टेज में, कहाँ पे वो रुक जाएगा, कहाँ पे वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। तो स्टेज कहने का मतलब हम लोग देखे थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रोडक्शन हो रहा था, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद निगेटिव में प्रोडक्शन जाने लगा था। तो यहाँ तक इंक्रीजिंग में हुआ, यहाँ के बाद डिक्रीजिंग में हुआ, इसके बाद घटने लगता है, निगेटिव में चले जाता है। तो 3 गो स्टेज बनते हैं। इसको लैंग्वेज के रूप में देखेंगे ना तब क्लियर समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ तक पिछले वीडियो में आपको समझा दिए थे, जो यहाँ तक लैंग्वेज था। तो ये सब कवर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे से हम लोग को चलना है, ठीक है। तो चलिए, इवेंचुअली रिलेशन याद है ना, रिलेशन को रिकॉल करा दो थोड़ा सा। रिलेशन याद होना चाहिए कि जब टीपी इंक्रीजेज तो एमपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। याद होगा, उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि सब बताया समझाया था। तो डायरेक्ट देखिए, 3 स्टेज के बाद जो भी करेंगे ना, फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग और लास्ट में निगेटिव। तो 3 स्टेज के बारे में यहीं पे बात करेंगे हम लोग। देखिए, इवेंचुअली एमपी में निगेटिव, आमतौर पर एमपी निगेटिव होता है। नाउ आउटपुट टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग कैन फ्रॉम 15 to 14 व्हेन 8 यूनिट ऑफ लेबर इज इम्प्लाइड। जब 8वां यूनिट लगाते हैं तो हम लोग मेरा क्या 14 से 15 जो टोटल प्रोडक्शन है घटने लगता है। उस समय जब घटने लगता है तो एमपी हमारा निगेटिव में चला जाता है। देखिएगा, जो एमपी मेरा है निगेटिव में चला जाएगा जब 15 यूनिट, यानी कि देखिए 8 यूनिट जब हम लोग लेबर को लगाते हैं तो यहाँ से 14 से मतलब 15 से 13 में आ गया और माइनस यहाँ पर निगेटिव में चला गया, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है इसी के बारे में ना, 14 से कहाँ था, 15 to 14, 13 दे दिया है। वही 1 यूनिट घटता है, सिमिलर बात, 13 लिख दिया यहाँ पर 14 होना चाहिए था ना, घट रहा है ना 14, उसके बाद 13। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने घट रहा है। बात ये समझिए कि जब एमपी निगेटिव में चले जाएंगे तो उस समय क्या होगा, मेरा टोटल प्रोडक्शन घटने लगता है, ठीक। 8 यूनिट जब लगाते हैं तो आइए ग्राफ से थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, टोटल प्रोडक्शन इधर दिखाया हुआ है, एक सेकेंड, इधर आपका टोटल प्रोडक्शन है, इधर आपका यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो यूनिट हम लोग लगा रहे हैं वेरिएबल फैक्टर, यानी कि लेबर, यूनिट वेरिएबल फैक्टर हो गया ना, जिसको लेबर बोलते हैं। तो इधर लेबर है, 1 2 3 लेबर बढ़ाते गए। इधर मार्जिनल दिखा दिया, एक ही पेज पे सब, इधर मार्जिनल को दिखा दिए। आप यहाँ पे एमपी टीपी सब दिखा सकते हैं, लेकिन हम बस टोटल दिखाएं और मार्जिनल दोनों को दिखाएं, ठीक। देखिए यहाँ पे क्लियर, आप टोटल जब मैक्सिमम गया तो मार्जिनल आपका 0 होगा। देखिए, मार्जिनल आपका मार्जिनल का तो मार्जिनल 0, तीनों को मिला कर देखना होगा। तो थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, चलिए एक सेकेंड,
इस रिलेशन में यही देखना हम लोग को, रिलेशन को जो डायग्राम को नीचे एक्सप्लेनेशन किया गया, तीनों जो स्टेज है ना, देखिए इसके बाद ही समझ में आएगा जब पढ़ेंगे लैंग्वेज। देखिए फिगर इंडिकेट्स, फिगर में क्या क्या है। स्टेज वन क्या है, 0 to K के बीच में स्टेज 1 है ऑन द कर्व ऑफ टीपी पे देखिएगा टोटल प्रोडक्शन का जो कर्व देखिएगा, तो 0 से K तक, यहाँ से यहाँ तक का स्टेज 1 है, लिखा हुआ है 0 से लेके यहाँ 0 समझिए, तो 0 से K तक के बीच में K क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ से पूछता है कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका भी डिफिनेशन देखेंगे, यही से आपका चेंज होता है, डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है। तो ये सब तो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या देख रहे थे, स्टेज 1 के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ऑन दिस जोन, इस जोन पे MP इंक्रीजिंग एंड TP इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो फर्स्ट जोन में हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, MP TP सब इंक्रीज करते हैं, लेकिन इंक्रीज करने का रेट क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग रेट कहने का मतलब कि मार्जिनल बढ़ रहे हैं, डिक्रीजिंग रेट कहने का मतलब मार्जिनल घट रहे हैं। रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, मार्जिनल से। तो जिस रेट से काम हो रहा है यानी कि मार्जिनल वैसा काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड जो स्टेज आएगा, यहीं पे प्रोडक्शन रुक जाता है, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सेकंड स्टेज की बात करें तो K से लेकर T ऑन द टोटल प्रोडक्शन का जो कर्व देखिएगा, तो T से लेकर K तक आपका सेकंड स्टेज जो कि फिगर में दिखाएगा, यहाँ पे K से लेके और T के बीच में, यहाँ के बीच में आपका सेकंड स्टेज हो गया, स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में क्या होंगे, स्टेज सेकंड के बारे में क्या बोलता है, स्टेज सेकंड में बोलता है इन दिस जोन, इस जोन में MP इज डिक्रीजिंग एंड TP, देखिए MP डिक्रीजिंग। अब बताइए जब MP घटने लगता है तो उस समय TP किस रेट से बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि हम लोग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग MP से, तो MP डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा। टोटल प्रोडक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं लेबर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेगा, लेकिन रेट देखा जाता है कि बढ़ने का रेट पहले बढ़ रहा था, बढ़ेगा, लेकिन घटने का रेट से बढ़ेगा। तो सेकंड स्टेज में क्या होंगे, डिक्रीज करेगा MP, तो टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग रेट से, ठीक। तो यहाँ से आपका डिक्रीजिंग रेट कहाँ गया, ये आपका डिक्रीजिंग रेट को यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है, ठीक है, घटने वाला रेट यहाँ से इंक्रीजिंग, और अब आपका डाउनवर्ड चला जाएगा, यानी कि यहाँ से डिक्रीज करने लगेगा, इधर इंक्रीज कर, यहाँ से तक इंक्रीज किया, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे कि देखिए इधर इंक्रीज कर रहा है, बस रेट में अंतर है कि फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रेट से, सेकंड में डिक्रीजिंग रेट से, लेकिन यहाँ पे देखिए डिक्रीज करने लगता है, टोटल प्रोडक्शन घटने लगता है, ठीक है ना। तो टोटल प्रोडक्शन घटेगा। देखिए जो हम लोग लाभ पढ़े थे, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे निगेटिव रिटर्न, ठीक है ना। तो वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो निगेटिव रिटर्न हम लोग पढ़े थे, कांस्टेंट रिटर्न इसमें नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे बताया गया सब कुछ, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, सिंपल कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऊपर में समझा दिया हूँ, तो जो ऊपर में समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है। चलिए थर्ड स्टेज देख लेते हैं, बियॉन्ड T। अब T के बाद क्या होगा ना, TP स्टार्ट डिक्लाइनिंग, अब घटने लगेगा, बोले थे ना घटेगा, बिकॉज MP निगेटिव। कब घटेगा, जब MP मेरा निगेटिव में, देखिए MP यहाँ से यहाँ तक MP देखिए बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग रेट, MP घटने, एक सेकंड हो जाइए, MP घटने लगा तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन MP पॉजिटिव है, यहाँ तक MP मेरा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ के बाद MP इधर निगेटिव में चला गया, तो MP जब निगेटिव में चला जाएगा तो उस समय इसी को ऊपर देखिएगा, जस्ट एकदम लाइन खींचिए सीधा ऊपर देखिएगा, तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, घटने लगेगा, देखिए घटने लगा, डिक्रीज होने लगा, ठीक है ना। तो बस वही कह रहे हैं मेरे दोस्त। तो फिगर को भी समझ गए होंगे, स्टेज को समझ गए, तीनों स्टेज को, और उसके बाद जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहीं से चेंज होता है, इंक्रीज करना डिक्रीजिंग रेट से। देखिए के क्या है, के इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एग्जाम में कहीं कोई पूछता है व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो क्या है, वेयर TP स्टॉप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। वहीं जो के पॉइंट है वहीं पे इंक्रीजिंग रेट से कर रहा था, लेकिन वहीं पे के पॉइंट पर रुक जाता है। अब क्या होता है, इंस्टेंट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब इंक्रीजिंग रेट के बजाय, इंस्टेंट के बजाय, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा था, अब उसके बजाय इंक्रीजिंग रेट से नहीं डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा। तो कौन पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, पॉइंट के। तो पॉइंट के को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। यहाँ के बाद इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से घटेगा, ठीक है ना, घटते घटते, मतलब यहाँ 8 से बढ़ रहा, अब 7 से बढ़ेगा, 6 से बढ़ेगा, 5 से घटने लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए 3 से बढ़ा, यहाँ 5 से बढ़ेगा, 8 से बढ़ेगा, इधर बढ़ रहा था। रेट के बारे में समझाया है हमें वैसे, तो रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, MP से निकालते हैं। तो तीनों को समझ गए, अब कुछ नहीं। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए, डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है कि इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर स्लोप ऑफ TP चेंजेस अप टू दिस पॉइंट। उसी पॉइंट पे जो TP का स्लोप है ना, वह चेंज होता है। स्लोप कहने का मतलब जो कर्व है, तो कर्व यहाँ से TP का चेंज होता है। देखिए यहाँ से कर्व ऐसे था, अब यहाँ से कर्व यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड ऐसा चेंज हो रहा है, चेंज ना। तो एक सेकंड, सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ यहाँ से पॉइंट चेंज हुआ, तो पॉइंट ऑफ के से ही इसका TP का शेप चेंज होते हैं, ठीक। आगे देख लीजिए क्या बोला इसके बाद,
टीपी हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन आरवर्ड। इस मतलब इस पॉइंट इसके आगे से क्या होता है, टीपी इंक्रीजिंग बट ओनली एट डिक्रीजिंग रेट। बस जो ऊपर देखे उसी को यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। चलिए, इट इज़ द पॉइंट क्या था, इट इज़ ए पॉइंट विच कंसाइड विद द एंड ऑफ स्टेज 1। यही जो पॉइंट है जहाँ पे स्टेज 1 एंड होते हैं वहीं पे कंसाइड करता है। कंसाइड करने को तो वहीं पर मिलता है, कहाँ पर, जहाँ पे स्टेज 1 एंड होते हैं वहीं पे हमारा जो के पॉइंट है, के पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, तो प्रोडक्शन में 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन होंगे, सेकंड स्टेज में डिक्रीजिंग रेट से, और थर्ड स्टेज में आपका डिक्रीज करने लगेगा, ये जो इंक्रीज कर रहा था। तो दिस इज निगेटिव रेट से कभी नहीं, निगेटिव रेट से इंक्रीज कभी नहीं करेगा। निगेटिव रेट से कहने का मतलब डिक्रीज करने लगता है, या जब टीपी डिक्रीज कर रहा है तो उसको एमपी को निगेटिव रेट से बता सकते हैं इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का निगेटिव रेट आ जाएगा, क्योंकि एमपी से हम लोग रेट निकालते हैं। तो एमपी मेरा निगेटिव हो गया तो टीपी का तो रेट हम लोग निगेटिव कहेंगे ना। तो निगेटिव नहीं कहने का मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि डिक्लाइन करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो निगेटिव ही चला जाता है, -2 में चला गया तो क्या होते हैं, घटने लगेंगे, डिक्रीजिंग रेट हो गया। लेकिन प्रोडक्शन कभी निगेटिव में नहीं जाएगा, इसको माइंड में रखिएगा हमेशा बना के। ठीक है, क्योंकि एमपी निगेटिव होते हैं, टीपी और एपी कभी निगेटिव नहीं होते हैं। कितना भी लॉस होगा ना तो माइनस में नहीं जाएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव रेट से आप बोल सकते हैं, क्योंकि -1 सेकंड कहाँ गया, इसको ऊपर करिए। देखिए निगेटिव रेट से आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट बोलते हैं, यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव रेट बोलेंगे, लेकिन टोटल प्रोडक्शन को निगेटिव मत बोलिएगा, ये एमपी को हमेशा होता है। ठीक, तो रेट बोलिएगा लेकिन कभी निगेटिव। चलिए, अब इसके आगे क्या बोल रहा था, कंसाइड करता था। चलिए, विद द एंड ऑफ स्टेज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और दिस इट इज़ द पॉइंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्टेज 3 ऑफ द प्रोडक्शन। वही पॉइंट से स्टेज 3 का भी मतलब पॉइंट के कहाँ के चला गया, पॉइंट के से ही स्टेज 3 स्टार्ट होता है ना। तो आपका पॉइंट के से स्टेज मतलब ये यहाँ से आता है, यहाँ से स्टेज 3 स्टार्ट होंगे, मतलब पॉइंट के बाद 1 सेकेंड, पॉइंट के बाद नहीं होंगे, इस रीजन के बाद, ये पॉइंट के बाद स्टेज 3 तो यहाँ से स्टार्ट होंगे ना। थोड़ा सा गलत लिख दिया क्या, देखें क्या लिख रहा है, थोड़ा सा देखें क्या लिखा है। के पॉइंट के बाद कर रहा है किससे, पॉइंट के इट इज़ द पॉइंट कंसाइड विद द स्टेज 1। ठीक है, प्रोडक्शन, और दिस इज अ पॉइंट विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्टेज 3 ऑफ, नहीं स्टेज 2 होगा, मिस्टेक है, स्टेज 2 होगा ना, क्योंकि स्टेज 3 कहाँ से, प्रोडक्शन जो के है तो के कहाँ चला गया, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो के है, तो इसके बाद स्टेज 2 का स्टार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। टी के बाद स्टेज 3 होंगे। ठीक, तो सुधार लीजिएगा। चलिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो चुका है। अब काउजेज ऑफ स्टेज 1 क्या कारण है, या फिर इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग में देखने को मिल रहा है, तो इंक्रीजिंग रेट क्यों है, तो जो कारण हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, तो वही यहाँ पे कारण हम लोग को देखने को मिलेगा। सिमिलर जो हम लोग देखिए, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर का एकदम सही से यूटिलाइज होता है, इसीलिए हम लोग क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर का सारे का इफिशियंसी कार्यकुशलता अच्छे से काम करते हैं। ठीक, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स वहाँ पे काम करें सारे तालमेल अच्छे से मिलता है, तभी ना सब अच्छे से काम करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, जो जिस काम के लिए स्पेशल उसको वहाँ पे लगाया जाता है, तो सारे काम अच्छे से होंगे तो इंक्रीजिंग रेट में प्रोडक्शन मिलेंगे ना। तो सिमिलरली इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर में जो हम लोग पढ़े थे कारण, तो वही कारण यहाँ पर सिमिलर है। काउजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, सिमिलरली फिक्सिसिटी ऑफ फैक्टर को फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ के मतलब जो लेबर है ना यही काम करेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप चेंज नहीं कर, लेबर या कोई भी मशीन है तो उसको वहीं पे फिक्स कर दीजिए, चेंज नहीं करिएगा। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं जा पाता है, तो नहीं जा पाएगा तो प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से घटने लगते हैं। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी, वही है सब्स्टिट्यूबिलिटी, मतलब उसको स्थापित करना। तो इम्परफेक्ट होता है फैक्टर, जो भी फैक्टर है ना उसको सही से हम लोग परफेक्ट रूप से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं, यानी एक फैक्टर की जगह दूसरा फैक्टर नहीं लगा सकते हैं। फैक्टर करने का मतलब कि एक लेबर की जगह दूसरा, एक मशीन की जगह दूसरा मशीन नहीं लगा सकते, एक मशीन है तो वही काम करेगा। तो इस कारण से डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलते हैं। एंड पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर में अच्छे से तालमेल नहीं बैठ पाते जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर वगैरह, ठीक है ना। और नो डिवीजन ऑफ लेबर, सिमिलरली चारों का केस देखिएगा तो एक ही है, बस थोड़ा सा सेंस मतलब एक ही है, थोड़ा नो डिवीजन ऑफ लेबर को अच्छे से यहाँ पे बांटा नहीं गया स्किल के अनुसार। तो ये सब कारण से, कारण नहीं पूछता है कभी भी, कारण जैक बोर्ड कहीं किसी बोर्ड में नहीं पूछेगा। चलिए, काउजेज ऑफ स्टेज 3 निगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर, एमपी निगेटिव में चला जाता है और टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करने लगता है। क्या कारण होता है, एमपी निगेटिव इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में
एमपी निगेटिव में चला जाता है। ज़्यादा लेबर लगा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन माइनस में जा रहा है। प्रोडक्शन 8 हो रहा था, प्रोडक्शन मेरा 7 घट गया, प्रोडक्शन मेरा 6 घटने लगा। तो ऐसा क्यों होता है देख लीजिए। पार्टिकुलरली व्हेन देयर इज एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा रोजगार लगा दिया हम लोग, उतना आवश्यकता है नहीं, ठीक, जिसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्रीकल्चर में देखा जाता है ना कि खेत में 5 आदमी काम कर रहे हैं, काम है 2 का, काम है 3 का, तो 2 का काम एक्स्ट्रा है, 2 को वहाँ से हटा भी देंगे ना तो काम हम लोग का सेम होगा। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। हैज़ द सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन इन इंडिया, कुछ पब्लिक सेक्टर में ऐसा देखा गया है। एक्सेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट वर्कर मोर देन द रिक्वायर्ड। एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट करने का मतलब कि एम्प्लॉयमेंट वर्कर मोर देन रिक्वायर्ड, जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम लोग लगा देते हैं तो दिक्कत हो गया। रिड्यूस द ओवरऑल और इफिशियंसी ऑफ द वर्कर, तो ज़्यादा लगा दिए तो वर्कर का जो काम करने का क्षमता है उसको कम कर देता है। ओवरऑल जो इफिशियंसी है तो इसको रिड्यूस कर देता है। क्योंकि देखिए 5 आ गया तो 5 आकर दोनों बात करेगा, अपने में डिस्कस करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। 3 है तो काम ज़्यादा करेगा क्योंकि उन लोगों के पास टाइम कम है, ठीक है ना। तो अगर काम से ज़्यादा लेबर लगा दीजिएगा तो क्या करेगा, बस टाइम पास करेगा होता है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक। बिकॉज विद एमपी बी निगेटिव, तो एमपी जो मार्जिन हमको एडिशनल यूनिट जो लेबर लगाए हैं तो उससे जो प्रोडक्शन हमको मिलेगा वह प्रोडक्शन निगेटिव में चला जाएगा। बात को समझ गए। प्रोडक्शन निगेटिव नहीं जाता, प्रोडक्शन होगा लेकिन जितना 5 आदमी कर रहा था उतना से कम मेरा 6 लगा दी ना तो उससे मेरा प्रोडक्शन कम होगा। इस कारण से कहा जाता है कि निगेटिव में चला जाता है। इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, टीपी इंक्रीजेज, एक सेकेंड, व्हेन द सम वर्कर आर विथड्रॉ, ऐसे सिचुएशन में टीपी मेरा बढ़ता कब, जब कुछ लेबर को वहाँ से निकाल देते, हटा देते। तो ऐसा तो करते नहीं, तो इन सिचुएशन टीपी इंक्रीज है व्हेन द सम वर्कर आर, कुछ वर्कर को हटा दिया टीपी आपका इंक्रीज कर जाएगा, निगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, तो जितना हम लोग स्टेज देखें, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड, तो सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है स्टेजेस का, स्टेजेस में क्यों बांटा गया, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हैज़ द प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर, जैसे कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप एक पैदा करने वाला, क्या बोलते हैं इसको, उत्पादक है। यू विल स्टॉप ओनली इन द स्टेज ऑफ सेकंड, आप स्टेज सेकंड में स्टॉप कर दीजिए। भले ही आपको वहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है लेकिन आपका पॉजिटिव में है, आपका मतलब इंक्रीज कर रहा है, घट नहीं रहा है। लेकिन स्टेज थर्ड में क्या होता है कि डिक्रीज करने लगता है, तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्शन डिक्रीज करे। स्टेज सेकंड तक डिक्रीजिंग रेट है लेकिन इंक्रीज प्रोडक्शन तो बढ़ रहे हैं ना, तो स्टेज सेकंड तक वो स्टॉप कर देगा, ठीक। टेक्निकली इट मीन्स ए प्रोड्यूसर विल बी फाइंड इक्विलिब्रियम, यहीं पर इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेता है, कहाँ पे, स्टेज सेकंड में। तो याद रखिए एग्जामिनेशन में पूछता है कि कौन से स्टेज में जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा, तो स्टेज सेकंड, याद हो क्या। व्हेन ही हैज मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, वहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ओनली इन द स्टेज सेकंड ऑफ द प्रोडक्शन व्हेन द एमपी इज डिक्लाइनिंग बट स्टिल इट इज पॉजिटिव, एमपी घट रहा है मानते हैं लेकिन स्टिल क्या है वह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तब तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। जब एमपी निगेटिव में चले जाता है, प्रोडक्शन घटने लगता है, तब दिक्कत होता है। तो याद रखिएगा कौन सा स्टेज में रोक देगा प्रोडक्शन, स्टेज नंबर सेकंड में, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लास्ट लॉ है, इसके बाद हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में लॉ हम लोग पढ़ेंगे, शॉर्ट रन में उसको देखे थे। तो लॉन्ग रन किसको बोलते हैं भैया, शॉर्ट रन किसको बोलते हैं भैया, तो बताए थे कि लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल, जितने फैक्टर हैं सारे वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा एक फिक्स रेशियो में, सारे को फिक्स रेशियो में किया जाता है। लेकिन शॉर्ट रन में क्या थे, कुछ वेरिएबल थे, कुछ आपका फिक्स थे, जैसे कि लेबर आपका वेरिएबल था, बाकी सब फिक्स थे। लेकिन लॉन्ग रन में या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में क्या होते हैं, सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। तो बताने की आवश्यकता है नहीं, सारा चीज़ बताया हुआ है। चलिए तो रिटर्न्स टू स्केल इज ए लॉन्ग रन पीरियड, बताए थे क्या स्केल का बात जहाँ पे आएगा, फैक्टर का तो शॉर्ट रन में, स्केल लीजिए लॉन्ग रन पीरियड ऑफ लॉ वेयर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। एंड ऑल इनपुट्स आर चेंजेस मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, सारे इनपुट का चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, बाय द सेम प्रोपोर्शन, याद रखिएगा एक ही प्रोपोर्शन में। अब 5 लेबर लगा रहे हैं तो 5 यूनिट आपको मशीन, मतलब परसेंटेज में 5 कह सके, मतलब परसेंटेज, जितना परसेंटेज से आप लेबर चेंज करिएगा उतना ही परसेंटेज से आपका पूंजी लगाना, उतना ही मतलब कि जितना ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो चारों को सिमिलरली प्रोपोर्शन में आपको चेंज करना होता है, ठीक। देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द इनपुट्स रिमेन्स द सेम एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द प्रोडक्शन फैक्टर आर चेंज। देखिए चेंज करने का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन करने का रेशियो, या जिस परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये सब सेम होंगे, सभी को 5-5% से करेंगे। लेकिन जो हम लोग का आउटपुट आएगा, इनपुट तो सेम रेशियो से करेंगे लेकिन जो आउटपुट आएगा वह आउटपुट चेंज हो जाएगा, आउटपुट हमेशा सेम नहीं आएगा। कह रहा है कि इनपुट रिमेन सेम, इनपुट सारे सेम रहेंगे, प्रोपोर्शन उसका, ठीक है। एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द
फैक्टर आर चेंज, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द प्रोडक्शन फैक्टर, जितने प्रोडक्शन फैक्टर लगाए तो उन सबको हम लोग देखेंगे, उसके बीच में जो प्रोडक्शन हम लोग का आउटपुट आ रहा है तो हमेशा चेंज रहेगा। ऐसा नहीं कि आउटपुट हमेशा सेम आएगा, इसीलिए इसको 3 कैटेगरी में बांटे हैं कि जिस प्रोपोर्शन से चेंज कर रहे हैं उतना ही प्रोपोर्शन से क्या बोलते हैं, मेरा आउटपुट भी चेंज हुआ तो कांस्टेंट रिटर्न देखने को मिलेगा, या जिस प्रोपोर्शन में हम लोग इनपुट को चेंज किए उससे ज़्यादा प्रोडक्शन में आउटपुट मिल गया तो इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलेगा, या जिस प्रोपोर्शन में हम लोग इनपुट को चेंज किए उससे कम प्रोपोर्शन मिलेगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके इसको भी देख के इसको आज खत्म करेंगे। ठीक, चलिए अंडर दिस लॉ, इस लॉ के अंदर क्या होता है, वी डिस्कस द रिजल्टिंग इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ऑल इनपुट्स इन द लॉन्ग रन। सारे इनपुट के चेंज करने के बाद जो आउटपुट आता है उसी के रिजल्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए अंडर दिस लॉ, एक सेकंड, अंडर दिस वी कैन सी द 3 रिटर्न्स टू स्केल। ये बताए थे कि इसमें भी आपको 3 देखना होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ध्यान दीजिए उसमें फैक्टर था किसमें, शॉर्ट रन में, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कब होंगे इंक्रीजिंग, कब होंगे डिक्रीजिंग और कब होंगे कांस्टेंट। आइए तीनों को एक एक करके देखते हैं। ऐसे मैं समझा दिया हूँ लेकिन फिर भी देख लीजिए लैंग्वेज के रूप में। चलिए, इफ द आउटपुट इंक्रीजिंग जनरली ग्रेटर देन प्रोपोर्शन इंक्रीज इन इनपुट, अगर आउटपुट मेरा ज़्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू इनपुट, देन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज ऑपरेशन। वहाँ पे कैसा होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न काम करेगा। कैसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल इफ द इनपुट इंक्रीज बाय 5%, 5% से इंक्रीज करते हैं, रिजल्टिंग इंक्रीज इन आउटपुट 10%। अब इनपुट को तो सारे को मैं 5% से चेंज किया हूँ, 5% लेबर को चेंज किया, 5% आपको पैसा लगाया, 5% मशीन को चेंज किया, 5% अपने आप में इंटरप्रेन्योर को चेंजिंग किया, मतलब उसमें पैसा खर्च किया, कुछ लगाया, तो सारे को तो मैंने 5% से किया हूँ, लेकिन मेरा प्रोडक्शन इंटरप्रेन्योर बड़ी कम चांस होता है, कभी कभी चेंज होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो लॉन्ग रन में हो ही जाते हैं सारे। कभी कभी कंपनी का मालिक भी चेंज होता है ना, तो उसी प्रकार तो मतलब हम लोग उतना नहीं देख रहे हैं, हम लोग यही देख रहे हैं कि इनपुट को जिस रेशियो से करेंगे और उससे ज़्यादा रेशियो में हम लोग को अगर मिलेगा आउटपुट तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि हो रहा है, ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर ग्राफ से देख लीजिए, इसको आइसोक्वांट ग्राफ के नाम से इसको जाना जाता है, आइसोक्वांट ग्राफ है। ठीक है, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। कैसे, इनपुट देखिए, आउटपुट देखिए, इनपुट आपका 100%, 50%, आउटपुट आपको 150 और 100 ज़्यादा है, आउटपुट का परसेंटेज ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिल रहा है। के मतलब लेबर आपका कैपिटल जो है, के से कैपिटल और एल फॉर लेबर, यहाँ पे आपका एल फॉर लेबर, तो लेबर को 1 से 1 यूनिट किए तो इसका परसेंटेज निकालिएगा तो परसेंटेज आपका 100। ठीक, इधर निकालिएगा तो परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा, 200। इधर पर करिएगा तो परसेंटेज आपका कितना, 50 हो गया। एक सेकेंड, परसेंटेज कैसे निकालिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 - 1 और बटा में इनिशियल, यानी कि इनिशियल कितना था 1 × 100, तो परसेंटेज निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 यानी कि 100, यानी कि 100% से बढ़ता है। फर्स्ट में आपका 100 से बढ़ता है, सेकंड में आपका 150 से बढ़ेगा, तो परसेंटेज निकाल के देखना हो कितना से बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे प्रोडक्शन को नहीं दिखाया गया, बस केवल इनपुट को दिखाया गया, नहीं हम लोग को इनपुट को चेंज कैसे करें। देखिए सिमिलरली 1 यूनिट इसका किए इनपुट लेबर में, 1 यूनिट हम लोग कैपिटल में किए, 1 यूनिट मानिए इसमें, 1 यूनिट इसमें भी, ये तीनों में जितना लेबर उतना ही मैं, मतलब जितना पैसा उतना ही लेबर, सेम रेशियो में कर रहा हूँ। लेकिन प्रोडक्शन यहाँ से यहाँ देखिएगा ना तो 10 यूनिट, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 25 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक चेंज हमको 50 यूनिट हो गया, तो ये मेरा हुआ कितना परसेंट, ये 50% चेंज हुआ। ये अब मेरा 150 हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 100% चेंज हुआ। तो 100% चेंज हुआ, तो यहाँ पे कैसे समझिए कि इसको नीचे लैंग्वेज में दिया होगा, शायद देख लेते हैं इसको। देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस फिगर, ऊपर का फिगर से इनिशियली इनपुट इज प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, इनपुट इंक्रीजेज इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि 1 के लेबर तो 1 के, मतलब लेबर 1 यूनिट तो कैपिटल भी 1 के लगा। ठीक, आउटपुट 10 यूनिट, आउटपुट हम लोग को 10 देखने को मिला, आउटपुट यहाँ पे हम लोग का 10 देखने को मिला। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट इसको बढ़ा, 1 यूनिट इसको बढ़ा, तो आउटपुट में हमको यहाँ पे 10 देखने को मिला, क्वांटिटी 10 है। ठीक, चलिए ऐसे समझ में आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या था, व्हेन द इनपुट इंक्रीजेज बाय इक्वल प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन 2 यूनिट, दोनों को अगर 2 यूनिट से करते हैं बट आउटपुट आल्सो इंक्रीज 25 यूनिट, तो आउटपुट मेरा 25 बढ़ता है। दोनों को 2-2 यूनिट करते हैं, यहाँ से यहाँ 2 चले, यहाँ से यहाँ तक 2 पे जब पहुँचे, ठीक है ना, यहाँ से 1 से 2, तो 2-2 यूनिट पे तो मेरा 25 तक जाता है, आउटपुट मेरा 25 बढ़ा। अब थर्ड यूनिट पे करेंगे तो मेरा आउटपुट 100% होगा। सिमिलरली केस, तो जब थर्ड चलेंगे आउटपुट 150, कब, यानी कि 1 से 12, 10 यूनिट 25 यूनिट, सो द आउटपुट इंक्रीज ग्रेटर देन द 125 यूनिट, यानी कि मेरा 100% से बढ़ता है क्या,
इनपुट आउटपुट आपका 150 से बढ़ जाता है। देखिए इनपुट का 100 से बढ़ा तो आउटपुट 150 से बढ़ा। तो कैसे निकालेंगे इनपुट आउटपुट में आपको देखना होगा। अगेन द प्रोपोर्शन इनपुट इंक्रीज 3 बढ़ाते हैं तो आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज टू 50 यूनिट, आउटपुट 50 बढ़ता है। हियर द परसेंटेज इंक्रीज इनपुट आर 50। इन द केस ऑफ 100% आपका इनपुट बढ़ता है, आउटपुट 50 बढ़ता है। दिस इज द इंडिकेट द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यही आपको बताता है कि जिस रेट से इनपुट चेंज कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेरा आउटपुट चेंज कर रहा है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, मिलाइएगा तब पता चलेगा। देखिए फर्स्ट केस में रुक जाइए। देखिए यहाँ पे ऐसे समझ में आपको निकाल के देखना होगा कि आउटपुट कितना निकल रहा है, इनपुट कितना निकल रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ से 100% मेरा बढ़ा निकालिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल तो 100 मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे निकालिएगा तो 3 - 2 बटा 1 तो 50, यानी कि इनपुट हम लोग इस प्रकार चेंज हो रहा। और आउटपुट निकालिएगा तो इनिशियल 0 था, फिर 10 बढ़ा तो कितना परसेंट बढ़ा निकाल लीजिएगा तो 150 मिल जाएगा, शायद निकाल के देखना होगा। फिर मेरा ये इनपुट यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 25 होगा तो दोनों 25 - 10 बटा में 25 × 100 निकालिएगा तो 150 आ जाएगा। फिर 25 से 50 आ गया तो यहाँ पे आउटपुट देखिएगा तो 100 होगा। तो इनपुट आपका कितना से चेंज होगा, तो इनपुट यहाँ से चेंज कर यानी कि तो निकाल के देखना होगा ना। तो इनपुट मेरा 50% से चेंज हुआ। तो ऐसे करके मिलाइएगा तब पता चलेगा कि इनपुट जिस रेशियो से चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट मेरा ज़्यादा उससे ज़्यादा रेशियो को देखने को मिल रहा है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऐसे होता है। जैकबोर्ड में निकालने के लिए नहीं देता है, बस के लाभ पूछता है कि लाभ कब किसको इंक्रीजिंग बोलेंगे किसको डिक्रीजिंग, इतना समझने के लिए भी नहीं आता है। लेकिन मैं सिंपल मतलब यहाँ पर था तो बता दिए, ठीक है ना। तो ऐसे समझ में आएगा कि जिस रेशियो से, इसको ध्यान से पढ़िएगा ना। देखिए प्रोपोर्शन दोनों निकालिए। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर इनिशियली इनपुट इंक्रीज इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों को 1 यूनिट सिमिलर करना है। तो आउटपुट इंक्रीज 10 यूनिट, आउटपुट मेरा 10 आया। व्हेन द इनपुट इंक्रीज बाय इक्वल प्रोपोर्शन 2 आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज 25 यूनिट। अब 2 दोनों किए तो 25 हो गया। द परसेंटेज इंक्रीज इज 100 फ्रॉम 1 से परसेंटेज आपका 100 बढ़ा, ठीक है। लेकिन आउटपुट कितना बढ़ गया, आउटपुट इंक्रीज 150, 10 यूनिट्स 25 यूनिट, तो मेरा आउटपुट 150 बढ़ गया। तो इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, और नहीं होगा तो निकाल के आपको देखना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ तो उतना समझ में नहीं आ रहा। तो सिमिलर केस है, अब मैं आज ज़्यादा नहीं समझ होगा। आपका डिक्रीजिंग रिटर्न भी वही होगा कि क्या होंगे, जिस रेशियो से इनपुट करेंगे उससे कम रेशियो मेरा आउटपुट मिलेगा। जिस रेशियो से इनपुट चेंज करेंगे उससे कम रेशियो में आउटपुट देखने को मिलेगा। इंक्रीज लेजर देन प्रोपोर्शन इंक्रीज इन इनपुट, आउटपुट इंक्रीज करेगा लेकिन कम प्रोपोर्शन में, तो डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में अगर इनपुट इंक्रीज 5% तो रिजल्टिंग आउटपुट 2%। इनपुट को 5% से इंक्रीज करते हैं तो मेरा आउटपुट उससे भी कम यानी कि 2% में मिलेगा। तो सिमिलरली केस यहाँ पर भी है। तो इतना केस पढ़ के देखिएगा, समझ में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। बस याद रखना है कि जिस रेशियो जिस प्रोपोर्शन से इनपुट चेंज करेंगे उससे कम रेशियो में आता है आउटपुट, कम प्रोपोर्शन कम परसेंटेज में आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिमिलरली देख रहे हैं कि 100% से इनपुट चेंज किए आउटपुट 80 आ गया है, 80 से इसको किए तो आउटपुट मेरा 33 आ गया। तो कम आ गया तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली कैसे यहाँ से परसेंटेज निकालिएगा 1 यहाँ से 10 से 18, 18 से 34 कैसे होता है, ठीक है। इतना पूछेगा नहीं, बस आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आ जाएगा समझ में, ऐसा बात नहीं है। अब तीनों का काउजेज क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का काउजेज देख लेते हैं। उसका काउज था यहाँ पर, उसका कारण था, इसका भी काउजेज था, काउजेज को देख लीजिए। बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ समझाना चाहता हूँ समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा तो आता नहीं है तो पूछता नहीं कभी जैकबोर्ड में, लेकिन थोड़ा सा डीप में नोट्स थोड़ा है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बांटा नहीं जा सकता फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन के। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, और उसको क्या सुपर क्वालिटी ऑफ मशीन, नए नए मशीन थे। इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब इंडिविजुअलिटी मैंने सारे फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप के रूप से काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज रूप से कहिए। इंडिविजुअल क्या होता है, खास, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ बांटने को कह रहा है तो बांटते नहीं, जो भी फैक्टर प्रोडक्शन जहाँ पे लगे हुए बस प्रोडक्शन वहीं पे लगा के उसको बढ़ाते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर लेबर को बांट दिया जाता है, वो मशीन को एक जगह फिक्स रखा जाता है। सुपर क्वालिटी ऑफ मशीन वगैरह अच्छे से तो ज़्यादा प्रोडक्शन। इकोनॉमी टू स्केल, यानी कि इससे हम लोग को ज़्यादा फायदा होता है, इकोनॉमी होता है आर्थिक रूप से, मतलब कि पैसा को अच्छा से आता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता। तो डिक्रीजिंग रेट का भी वही होगा, कारण कि अपोजिट होंगे। इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंटिंग डिफिकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन, मतलब अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाता दोनों के बीच में। एंड डिस इकोनॉमी टू स्केल, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ऊपर में वही था इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर कहाँ चला गया फर्स्ट केस में। इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर, दोनों का पहला कारण सेम है, पहला कारण सेम है कि इंडिविजुअलिटी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से बांटा नहीं जाता, इसके कारण से यहाँ पर दोनों में एक जगह फायदा भी एक जगह लॉस भी है, ठीक। तो ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी कि अच्छे से नहीं बांट रहे हैं तो कभी कभी ज़्यादा मतलब बांट दिए तो ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है, नहीं बांट रहे हैं तो उसके कारण इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है।
तो कुछ भी हो सकता है ना, प्रोडक्शन कोई टेक्निकल चीज़ नहीं ना है, कभी प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो मेन रीजन को देखा जाता है कि अच्छे से वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, फिर स्केल से नई नई इकोनॉमी डिसइकोनॉमी हो रहा है, मशीन वगैरह से उतना गेन नहीं हो पा रहा है, तो सब रीजन होते हैं। फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में सिमिलरली है कि जिस रेट से इनपुट चेंज करेंगे उसी रेट से आउटपुट मेरा मिलेगा, तो कांस्टेंट रेट से 5% से इनपुट तो 5 से आउटपुट, तो आपका कांस्टेंट रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली कैसे इसका कुछ अगर काउज होंगे तो काउज क्या है, लिमिट ऑफ इकोनॉमी टू स्केल, कारण है कि लिमिट ऑफ इकोनॉमी टू स्केल, इकोनॉमी टू स्केल में इसका कोई लिमिट, मतलब लिमिट इकोनॉमी टू स्केल करने का मतलब कि जिस स्केल के लॉन्ग रन में देखते हैं इकोनॉमी में आर्थिक रूप से मतलब ज़्यादा इनकम हम लोग का नहीं आता है, इनकम यहाँ पर लिमिट रहते हैं, क्योंकि जितना सा प्रोडक्शन कर रहा हूँ उतना ही फिक्स आ रहा है, तो सेम है, सब कुछ फिक्स है। तो मैं लाइन बाय लाइन इसको तो नहीं समझा पाया, तो बस नहीं समझा पाया, क्योंकि आप लोग समझ लीजिएगा, और नहीं भी समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मेन थीम यही समझना है कि जिस रेशियो से इनपुट चेंज करूँगा उसी रेशियो से आउटपुट चेंज होते हैं, तो कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। अगर ज़्यादा रेट से होता है तो इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा, और कम रेट से होता है तो डिक्रीजिंग देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार आपका चैप्टर खत्म होता है। 10 यूनिट हमेशा 10 का बढ़ रहा है, 10 का बढ़ रहा है, तो सिमिलरली देखने को मिलेंगे। कांस्टेंट हमेशा एक एक यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो पढ़िएगा तो समझ में आ भी जाएगा, ऐसा बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चैप्टर आपका प्रोडक्शन खत्म हुआ। प्रोडक्शन में जो मेन चीज़ पढ़ना था इसको अगर बेसिक सब समझे होंगे, टोटल मार्जिनल एवरेज, तो बाकी आगे बहुत अच्छा काम देगा, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, क्या होता है सॉरी मिलेंगे अगले वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम होगा कॉस्ट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।